नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक अहम चीज हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके। कल जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आके लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ काफी समय बिता के उनका और सपा का औपचारिक गठबंधन की घोषणा हो गई। कितनी सीट होंगी वो अभी तय नहीं है, लेकिन ये तय हो गया औपचारिक रूप से। इसकी घोषणा दोनों लोगों ने ट्विटर के माध्यम से कर दी कि अब ये दोनों लोग एक उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने के लिए अब यहाँ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं जयंत जी के बारे में और इस गठबंधन के बारे में कहूँ, उसका एक बहुत ब्रीफली एक बात आपको बता दूँ। इनकी जो जो ये जहाँ से आ रहे हैं जयंत चौधरी चरण सिंह आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान लीडर के रूप में एस्टैब्लिश्ड है। वो वेस्टर्न यूपी की बात नहीं है, आज ईस्टर्न यूपी के भी किसी गांव चले जाइए, चरण सिंह के 4 नाम लेने वाले जरूर मिल जाएंगे। और चरण सिंह थे जो एमए थे, जो लॉ एलएलबी किए हुए थे, प्रैक्टिस करते थे। उनकी लिखी हुई किताबें लंदन में पढ़ाई जाती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। ये बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। अजीत सिंह जी उनके बेटे थे, आईआईटी खड़गपुर थे, इलिनॉस यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस थे। बहुत दिन बाहर नौकरी किए, फिर हिंदुस्तान आए, फिर उन्होंने चरण सिंह के साथ बागडोर संभाली। 86 मतलब 96 में 86 से वो एक्टिव राजनीति में आ गए। 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उस समय वो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हुए उसमें। उसके बाद जब वो 1991 में फिर नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उसमें वो मिनिस्टर ऑफ फूड बने। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मंत्री भी रहे हैं, वो हिंदुस्तान के सिविल एविएशन मंत्री भी रहे हैं। बड़ा तजुर्बा था, बागपत से जीतते रहे। फिर मतलब मैं कह रहा हूँ एक बड़ी लीगेसी थी। उस लीगेसी में जयंत चौधरी आते हैं। जयंत चौधरी भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं। मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो एक पुरानी रवायत थी ना, पुराने जो हमारे नेता थे वो बहुत पढ़े लिखे होते थे। वो इधर उधर की उनको अपनी डिग्री प्रूव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती थी, पढ़े लिखे लोग होते थे। और सबसे बड़ी जो बात है चरण सिंह जी के साथ कि चौधरी चरण सिंह इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अपने को किसान नेता के रूप में स्टैब्लिश किए थे। अजीत सिंह कहलाते थे किसान नेता के रूप में। और ये बात मैं जयंत चौधरी के बारे में भी कहूंगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक व्यक्ति हिंदुस्तान में आके पॉलिटिक्स करता है और अपने को किसान नेता के रूप में काफी हद तक स्टैब्लिश कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं जरा आपको जो ग्राउंड रियलिटी वो बता दूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी को एक तरफा वोट मिले। 2014 का इलेक्शन पहला पार्लियामेंट, फिर 2017 का विधानसभा, फिर 2019 का जैसे बोलते हैं ना झूम के वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को वोट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब जरा विधानसभा की सीटों के हिसाब से बता दें। वेस्टर्न यूपी में मोटे तौर पे 26 जिले हैं और 136 विधानसभा की सीटें हैं। इन 26 जिलों में 20 जिले ऐसे हैं जहां पे जाट करीब 14% जाटों का वोट है। और उन 136 सीटों में 80 सीट ऐसी हैं जहां पे जाट वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो 80 सीटों पे जाट का कुछ ना कुछ डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 2013 के दंगे के बाद मतलब बीजेपी को वहां ठीक से जीती थी। अब इधर क्या हुआ है, अच्छा वो भी फिगर मैं आपको बता दूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 136 सीट में बीजेपी 109 सीट, सपा 21 सीट, बसपा 3 सीट, कांग्रेस 2 सीट और आरएलडी ये जयंत चौधरी वाली पार्टी ये 1 सीट जीती थी। हालांकि वो 1 सीट को फिर वो तोड़ फोड़ करके जैसा होता है वो बीजेपी में चले गए हैं। तो वो तो मतलब बीजेपी का इट इज अ ओल्ड गेम, तो वो बीजेपी में चले गए। खैर, अब इस समय जो कल इन लोगों की बात हुई है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जयंत चौधरी साहब 45 सीट मांग रहे हैं। शुरू में सपा की तरफ से अखिलेश यादव जी ने 25 सीट का ऑफर दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 35 के आसपास, कोई कह रहा है 36-37 सीट्स पे उनका गठबंधन हो जाएगा और ये अनाउंस हो जाएगा इस सैटरडे तक। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी छोटी पार्टियों के साथ भी अखिलेश यादव अपना गठबंधन मोर और लेस फाइनल कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग सपा के जो कैंडिडेट होंगे वो आरएलडी के सिंबल पे लड़ेंगे, सो दैट वो जो एक आरएलडी का ये फैक्टर है ना कि भाई मुझे कम से कम इतनी सीट मिलनी चाहिए, वो भी पूरी हो जाए। इस तरह की चीज़
2017 के इलेक्शन में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तब भी हो चुकी है। सपा के काफ़ी कैंडिडेट कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे। जैसे लखनऊ से अनुराग भदौरिया जी, जो इस समय सपा के प्रवक्ता हैं, आप रोज टीवी पे देखते होंगे, वो भी कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे। कंपियरगंज वहाँ चिंता यादव जी हैं, बड़े नेता हैं, इलेक्शन लड़ी हैं, सपा की बड़ी नेता हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पे लड़ी थी कंपियरगंज गोरखपुर में। अब क्या हुआ है कि अखिलेश यादव जी, इसको ऐसा माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है कि भाई जब सब फाइनल हो गया तो अनाउंस कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है SBSP, उसके साथ इनका फाइनल हो चुका है सपा का। ये जो जनवादी पार्टी है ईस्टर्न यूपी में, उसके साथ फाइनल हो चुका है। जो महान दल है सेंट्रल यूपी का, उसके साथ फाइनल हो चुका है। और आज जो अपना दल कृष्णा है, मतलब अनुप्रिया पटेल जी की जो माता जी हैं, उनका एक अलग दल है एक बेटी के साथ, तो उनकी पार्टी के साथ भी आज अखिलेश यादव की सपा का सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। अब दो ऐसे, मैं जल्दी से बता दूं, ऐसा लगता है कि देर सवेर चंद्रशेखर रावण जी वो सीट को ही लेके बात अटके, वो भी शायद सपा के साथ इस इलेक्शन में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और एक शिवपाल यादव जी के लिए लोग कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी भी देर सवेर उनकी घर वापसी हो ही जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो कितनी 100 सीट मांग रहे हैं कि 50 सीट मांग रहे हैं, अखिलेश उनको 12 सीट देने को तैयार हैं। लेकिन एक मुझे है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम जब शिवपाल यादव को भी वापस सपा में आ जाना होगा। तो शायद मेरे ख्याल में अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग एक बार आ जाएं, तब वो अपने उस ग्रैंड अलायंस को सीट के साथ अनाउंस करें। मोरलेस अब ये सर्टेन हो गया है कि BSP अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, और ये जो सपा है वो इन दलों को अपने साथ करके अलग लड़ेगी। और एक वो जो फैक्टर हैं, वो जो ओवैसी साहब हैं, AIMM वाले, अपना दल, अरे आम आदमी पार्टी भी मालूम नहीं अभी कहाँ, क्योंकि आज खबर ये थी कि वो संजय सिंह साहब भी अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, वो अभी अटकलबाजी होगी, कुछ फाइनल कॉन्क्रीट नहीं आया। और बिहार से भी चले आ रहे हैं वो JDU के कई जो वहाँ घटक दल हैं, JDU के नहीं, JDU के साथ जो बनाए हुए हैं सरकार बिहार में, मतलब BJP के साथ जो NDA के घटक दल हैं, वो लोग भी उत्तर प्रदेश में आके, कोई कह रहा है हम 200 सीट पे लड़ेंगे, कोई 400 सीट पे लड़ेगा। बड़े बड़े ऑफिस भी लखनऊ में खुल गए हैं। जयंत चौधरी के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। ये इलेक्शन इसलिए अहम है कि जयंत चौधरी 2009 में पिता पुत्र दोनों लोग एक साथ पार्लियामेंट में थे, ये लोग इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद ये मथुरा से इलेक्शन लड़ते थे। 2014 में हेमा मालिनी जी ने इनको इलेक्शन हरा दिया वहाँ, और अच्छे वोट से हराया था, मतलब बहुत लंबी मार्जिन से जीती थी हेमा मालिनी जी। 2019 में इन्होंने मथुरा से शिफ्ट हुए बागपत, अपनी ट्रेडिशनल सीट पे, जो पुरानी पहले चौधरी साहब की छपरौली थी, और उस सीट पे ये फिर आए। बागपत से भी ये चुनाव पिछली बार हार गए थे, शायद हारे बहुत कम वोट से थे, 22-23 हज़ार वोट से हारे थे ये 2019 का चुनाव। 2019 का चुनाव चौधरी अजीत सिंह भी हार गए थे, वो शायद 6,000 वोट से हारे थे, लेकिन हार गए थे इन लोग पार्लियामेंट का चुनाव। तो इस समय जयंत चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि चौधरी अजीत सिंह के जब वो जिंदा थे उस समय भी, मतलब मुझे ठीक से याद है, वो मेरे स्कूल के सीनियर थे, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ उसी स्कूल के सीनियर थे। हम लोगों की जो एलुमनाई मीटिंग होती थी दिल्ली में, उसमें वो आते थे। मैं 4-6 साल पहले की बात है, कभी अजीत सिंह साहब के साथ के पास मिलने गया था, तो उस समय से ही उन्होंने पिछले 4-6 साल से एक तरह से अपना जो पार्टी की बागडोर थी उसको जयंत चौधरी के हाथ में देना शुरू कर दिया था। मतलब उनका यह था कि जो रोजमर्रा के डिसीजन भी हैं वो जयंत ही लें, इस तरह की बात भी हो गई थी उस समय शुरू। जयंत चौधरी जी के लिए ये बड़ा एक तरह से एग्जामिनेशन है, ये इम्तहान है कि वो कितना प्रूफ होते हैं। उनको एक दिक्कत ये होगी कि उनके पिता उनके साथ नहीं है, हिज फादर इज नॉट विथ हिम, चौधरी अजीत सिंह साहब नहीं है। लेकिन एक उसका एक मतलब चुनावी रूप से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा छोटे, उसका एक सिंपैथी फैक्टर भी होता है कई जगह, क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं उनकी थोड़ी, वो चौधरी साहब उनकी मूछ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो एक उनके शान की वो थे, क्योंकि चौधरी साहब जब तक रहे शान से रहे, तो वो कहीं ना कहीं अगर जयंत चौधरी उस चीज़ को मतलब कहीं से हिला ले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सिंपैथी है चौधरी अजीत सिंह के नहीं रहने की, वो उनके फेवर में होगी। दूसरा एक जो
दूसरा नहीं, पहला फैक्टर जो अजय जयंत चौधरी के पक्ष में जा रहा है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, ऐसा कहा गया था कि बहुत इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कम हो रहे हैं। और उसका एक मूल कारण ये भी लोग कहते थे कि धान और गेहूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतना नहीं बोया जाता है जितना गन्ना बोया जाता है। तो वो जो बात थी और जितने कानून आए थे, वो 3 जो कानून थे, वो सारे कानून तो आपको याद हैं। वो कानून तो कैसे ट्रेडर्स को दिया जाए और ट्रेडर्स का कैसे फ़ायदा हो, और ये सब हो रहा था, बाजारीकरण का। लेकिन जो महंगाई वाला फैक्टर है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, वो तो चाहे गन्ना किसान हो चाहे कुछ हो। अच्छा, गन्ना किसान भी क्या हुआ, कहा क्या गया था कि कितना बढ़ा दिया जाएगा, गन्ना का प्राइस नहीं बढ़ा। गन्ने के पुराने बकाये को दे के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। पुराना बकाया जो 2 साल पहले 1 साल पहले मिलना था, वो दिया और लगाया कि इतना एहसान कर रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दे रहे हो। तो मूल रूप से जयंत चौधरी उस आंदोलन से जुड़ गए। और मेरे हिसाब से 28 जनवरी 2021 जो टर्निंग पॉइंट था राकेश टिकैत के लिए इस आंदोलन का, और राकेश टिकैत के लिए आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट, राकेश टिकैत को एक बड़ा नेता बनने का टर्निंग पॉइंट, उसी तरह से 28 जनवरी की रात एक गुपचुप तरीके से एक और टर्निंग पॉइंट हुआ, वो जयंत चौधरी के लिए। क्योंकि जब रात में ये हुआ कि इस तरह से इनको वहाँ पे लोग हमला कर सकते हैं, जो विपक्षी पार्टी है, जैसा राकेश टिकैत ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन इनको हटा सकता है, तो वो जो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए थे, जो उस समय किसानों को मोबिलाइज किया था, उसमें चौधरी अजीत सिंह की बहुत अहम भूमिका थी। और जयंत चौधरी उसी में रातों रात चल के वो वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे और फिर उनके साथ बैठे थे। उन्होंने मंच पे चढ़ने की कभी कोशिश नहीं की, जाते थे ज़मीन पे बैठ जाते थे। और थ्रू आउट इस आंदोलन में दिन रात एक किए हुए थे। आज की तारीख में वो रैली कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, लगातार ये कर रहे हैं। अभी टेनी जी के लड़के ने जो, मतलब जिसको क्या बोले, अब एलिजिबली इसलिए बोलते हैं कि भाई वो हिंदुस्तानी सरकार के मंत्री हैं, मालूम नहीं कौन सा कानून लगा दें, उनके लड़के जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा के 4 किसानों को और एक रिपोर्टर को मार डाला, उस इंसिडेंट में भी पहुंचने का काम, हमारे लखीमपुर पहुंचने का काम जयंत चौधरी किए थे। आपने जयंत चौधरी की कुछ फोटो भी देखी होंगी। हाथरस की अगर मैं गलत नहीं हूं तो बात है, जहां पे पुलिस उनको रोक रही थी और वो लाठी चार्ज कर दी थी। इस तरह की फोटो हैं जहां पे वो अपने लोगों के साथ खड़े होने की, अपने लोगों का मतलब वो चाहे उनका वोटर हो चाहे आम आदमी हो, खड़े होने की कोशिश की और उनको रोकने का प्रशासन ने कोशिश की है। रैली लगातार करके वो अपनी पोजिशन इस समय एक इस्टेब्लिश किसान नेता, क्योंकि मुलायम सिंह जी किसान नेता तो थे, आम आदमी से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन वो किसान नेता, मतलब उन्होंने थोड़ी सी चौधरी चरण सिंह की वो जो लीगेसी थी उसको उन्होंने भी लिया था। लेकिन अखिलेश यादव जी किसान नेता के रूप में एस्टैब्लिश नहीं है। चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अच्छा, मतलब एक पक्ष को लगता है कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, लैपटॉप बांटा, नए सोच के आदमी हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाई इत्यादि इत्यादि, मेट्रो बनाई इत्यादि, ये सब। लेकिन जो लीगेसी ऑफ किसान है वो आज की तारीख में मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जयंत चौधरी उसको कहीं ना कहीं से इनकलकेट कर रहे हैं। तो ये जो सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, ये मेरा एक ये भी है कि टर्निंग पॉइंट इस इलेक्शन का हो रहा है। और अभी तक बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है वो ये गठबंधन है। देखना यह है कि वोट में कितना तब्दील होगा, या पिछली बार 1 सीट मिली थी, उसको ये कितनी सीट बढ़ाते हैं, इनको 35, 36, 37 जो भी सीट मिल रही है, तो क्या स्ट्राइक रेट 25-30 सीटें इनके पास आएंगी कि वही 2, 4, 5 सीटें रहेंगी, ये तो समय पे ही पता लगेगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।